तो गाइज अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक। तो डी एंड एफ ब्लॉक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली डी ब्लॉक से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मेंस में मिलेंगे, है ना। ए ब्लॉक जो है जेई एडवांस में है ही नहीं, सिलेबस में नहीं है, बट मेंस में है। तो मेंस में क्वेश्चन इससे बहुत कम पूछे गए हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन आपको दिखेगा डी ब्लॉक से, तो डी ब्लॉक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डी ब्लॉक ही बहुत बड़ा है, ए ब्लॉक बहुत छोटा है। तो मोस्टली जो अपन पढ़ेंगे डी ब्लॉक ही पढ़ेंगे, है ना। और लास्ट में एक लेक्चर होगा ए ब्लॉक का। ए ब्लॉक जो है काफी कम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डी ब्लॉक। ठीक है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट देख लो, सबको दिख रहा है डी ब्लॉक। 3D सीरीज, 4D, 5D एंड 6D सीरीज, है ना। 3D कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, स्कैंटियम से लेके जिंक तक, 21 से लेके 30 तक। 4D कहाँ से स्टार्ट होता है, 39 से लेके 48 तक। 5D 57 से लेके 80 तक। और बीच में ही होता है हमारा क्या, एफ ब्लॉक, ब्लॉक। है ना। 58 से लेके 58 से लेके 71 तक किसमें आता है, एफ ब्लॉक में, ध्यान रखना। 58 से लेके 71 तक आते हैं किसमें, लैंथेनाइट सीरीज में, ए ब्लॉक में। सिमिलरली यहाँ पे 90 से लेके 90 90 से लेके 103 तक किसमें आता है, यह भी ए ब्लॉक एक्टेनाइट सीरीज में, है ना, ध्यान रखना। ओके। और बाकी सब किसमें होंगे, डी ब्लॉक में। ओके। तो आपको मोस्टली जो अपन पढ़ेंगे थ्री डी वाले, 3D से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 3D का ही हम लोग फोकस करेंगे। साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक बॉन्डिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सारी प्रॉपर्टी जो है हमारा 3D से ही हम लोग कवर करेंगे, है ना। क्योंकि 3D का से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। ठीक है, 3D सीरीज से। ओके। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को पहले मैं ये बता दूं कैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं डी ब्लॉक का, है ना। देखो, डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, n-1 डी 1 से 10, ns 1 से 2। ठीक है, डी जो है 1 से 10 में कुछ भी हो सकता है। एस जो होगा हमारा 1 या 2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो। किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट तो नहीं होना चाहिए था, है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा जनरल, ये याद रहना, है ना, सबको याद करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में पूछे जा सकते हैं, है ना, पूछे गए भी हैं नीट में, तो मेंस में भी पूछ सकते हैं ये लोग, है ना। तो ध्यान रखना। ओके, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 3D सीरीज में। देखो, 3D जो है अपना स्टार्ट होता है कहाँ से, 21 से लेके 30 तक जा रहा है ना। स्कैंटियम, टाइटेनियम सब है ना। हम लोग जो फोकस करेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फील हो रहा है, अंदर वाले तो फिक्स होंगे, है ना, अंदर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। और जेड यहाँ पे क्या है हमारा एटॉमिक नंबर। हम लोग 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, स्कैंटियम में 2, 3D में 1। ठीक है, सिमिलरली टाइटेनियम में कितना है, 4s में 2, 3D में 2, 3, है ना। यहाँ पे होना चाहिए 4, है ना, बट है 5। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्शन क्रोमियम का, याद रखना। क्रोमियम का एक्सेप्शन होता है D5 होता है, यहाँ पे स्टेबल होता है ना। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं हमारे स्टेबल होते हैं। फिर आ जाओ कॉपर। कॉपर में यहाँ पे होना चाहिए था 9, D9, बट होता है क्या, D10। ठीक है, क्योंकि फुल्ली फील्ड इज मोर स्टेबल। क्लियर है सबको, ठीक है। तो पहले आप लोग ये बताओ, स्कैंटियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो डिटेल में। ये आएगा स्कैंटियम का एटॉमिक नंबर सर वो कितना होता है, दिखाना फिर 20 से। वाला। ओके सर। ठीक है, अब देखो आप लोग, स्कैंटियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 21, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, 10 हो गया, 12, 18, 20, 21, है ना। और ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये सर आर्गन। है ना। 10, 12, 6, 18, 18 किसका होता है एटॉमिक नंबर,
आर्गन का। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका हो गया, आर्गन का। और लास्ट जो हो गया 4:3D1, है ना। और जब भी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो, कहाँ से निकालोगे, आउटर मोस्ट सेल। 4 जो है हमारा आउटर मोस्ट सेल है, यहीं से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा पहले। ठीक है, पहले 4 से होगा तब जाके 3 में होगा। बट इलेक्ट्रॉन जो फील होगा पहले 4s में होगा बाद में 3D में होगा। क्यों, ड्यू टू द N+L रूल, है ना। N+L रूल जो है, 3D का कितना आता है बताओ, 3D का कितना होता है बोलो, SPDF बोलो। 3 3, तो 6 आ गया N+L 3D का। और N+L 4s का बताओ कितना आएगा हमारा, 4+0 इक्वल टू 4। किसका ज्यादा वैल्यू है हमारा, 3D का। तो 3D का एनर्जी ज्यादा होगा, है ना। 4s का एनर्जी कम होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो फील होगा पहले 4s में होगा तब जाके 3D में होता है। बट जब इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो 4s से निकलेगा बाद में 3D में। क्यों, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकलता है ना। फीलिंग होता है एनर्जी लेवल के बेस पे, इलेक्ट्रॉन निकलता है आउटर मोस्ट सेल से, दोनों डिफरेंट चीजें है ना। ठीक है, क्लियर है सबको। आगे चले अपन, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, शिखा, शिखा डाउट है आपको, बोलो। सर, हाँ बोलो। ये पीरियोडिक टेबल पूरी याद होनी चाहिए क्या? अप टू 40। 40 एलिमेंट्स, और जो बीच बीच से क्वेश्चंस आते हैं पीरियोडिक टेबल के? मोस्टली आएंगे प्लेटिनम, प्लेडियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, फिर से गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, इसी से आते हैं ना, ज्यादा नहीं। प्लेटिनम, ओके। प्लेडियम, है ना, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी। इसलिए हम लोग लिखते हैं एनर्जी लेवल के बेसिस पे लिखते हैं ना, यही हमारा करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पहले 4s तब 3D होगा, है ना। बट बहुत सारे बुक में क्या देता है वो लोग, AR लिख देगा, उसके बाद 3D1 4s2। ठीक है, ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजिली रिमूव करते हैं। बट जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन केवल लिखना हो तो पहले 4s लिखना बाद में 3D, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल N+L रूल, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चले अपन। एनी यस। डाउट गाइस, आगे चले, है ना। ओके ठीक है, ठीक है, नो डाउट। ओके, 4D। 4D जो है अपना स्टार्ट होता है कहाँ से, 4D स्टार्ट होता है 39 से, है ना। एटॉमिक नंबर 39 से कहाँ तक जाएगा, 48 तक। यहाँ पे 5s और 4D का इलेक्ट्रॉन फीलिंग देख लो आप लोग, है ना। जितने भी स्टार हैं सभी एक्सेप्शन टाइप के हैं, है ना, है ना, ध्यान रखना। ओके, तो वाइट्रियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 39 होता है। तो ये हमारा लिखा हुआ है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना। तो इतना तक किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बताओ, कितना है, 10, 12, 18, 20, 30, 36। 36 कितना होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक क्रिप्टन। नंबर 36 किसकी होती है, क्रिप्टॉन की, क्रिप्टन। है ना। यस, तो ये किसका हो जाएगा हमारा, क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना। उसके बाद 5s2 और 4D1 लिखना है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे ही लिखना है अपने को, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, अब बाउ प्रिंसिपल याद आया सबको, इलेक्ट्रॉन आर फील्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल। फर्स्ट वी हैव टू फील द लोएस्ट एनर्जी लेवल सेल, देन हाईएस्ट। ठीक है, पहले लो वाले को फील करते हैं बाद में ज्यादा वाले को। ठीक है, आगे चले अपन, बोलो किसी को डाउट है। सिमिलरली 5D में भी सेम हम लोग करेंगे। 57 से स्टार्ट होता है, बीच में F ब्लॉक आता है, फिर 72 से स्टार्ट होकर 80 तक जाता है ना। तो इसका 57 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। और ये किसका होगा यहाँ तक, जीनॉन का होता है। ठीक है, ध्यान रखना, किसका होगा, जीनॉन का। ओके, किसकी होती है, जीनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और ये हमारा हो गया 6s2 और 5D1 लास्ट में, है ना। इसी में चेंज होगा, अंदर वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगी, जो चेंज होगी 6s में होगा या तो 5D में होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
क्लियर है सबको? बोलो, एनी डाउट? जो भी चेंज होगा 6s और 5D में होगा, इसके अंदर अंदर वाले में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, है ना? ओके, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है यहाँ पे? एनीवन बोलो। यस सर, पीरियोडिक टेबल 3D में होती है। 3D? नो नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 3D में होती है ना? ठीक है, 3D 4D वो अलग चीज है ना, 3D ये है हमारा, है ना? 3D सीरीज होता है, 4D सीरीज होता है ना? 3D सीरीज, स्कैंटियम टाइटेनियम वाली 3D सीरीज बोलते हैं इसे, है ना? ये ट्रियम वाली 4D, सिमिलरली 5D आएगा फिर हमारा, ठीक है? फिर एफ ब्लॉक में चला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, क्लियर है? बोलो, आगे चले अपन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनरल पॉइंट जो है डी ब्लॉक में आपको ध्यान रखना होगा क्या, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, सभी मेटल होते हैं। क्या होते हैं? सभी मेटल। ध्यान रखना, डी ब्लॉक के जितने भी होंगे सभी मेटल होते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ मेटल को अपन बोलते हैं क्वाइंस मेटल। क्यों? जब राजा महाराजा के समय में, ओल्ड एज में, है ना, एंशियंट टाइम में अपन गोल्ड यूज करते थे, फिर अपन सिल्वर पे आ गए, फिर अपन कॉपर पे आ गए, अब तो हम लोग स्टील यूज करते हैं ना, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, एलॉय होता है। ओके, है ना? तो जैसे, हाँ हाँ, ट्रिक देखो, ट्रिक तो होती है, बहुत सारे ट्रिक हैं ऐसे, है ना? बट आप लोग पहले अपना ट्रिक बनाना, है ना? क्वाइंज मेटल का मतलब ये हुआ, एंशियंट टाइम में ना, जो क्वाइन होता था ना, हमारा पैसा, गोल्ड से बनता था, सिल्वर से बनता था, कॉपर से बनता था। अब जो है स्टील से बनता है ना, स्टेनलेस स्टील से हमारा क्वाइन बनता है ना? ठीक है। नो, ठीक है। ओके, पहले आप लोग ना अपना एक बार ट्रिक बनाना, ठीक है? क्योंकि अगर आप अपना ट्रिक बनाओगे ना पीरियोडिक टेबल याद करने का, तो वो हमेशा याद रहेगा। अगर आप किसी और का ट्रिक याद करते हो, तो पहले तो आपको याद करना पड़ेगा ट्रिक, उसके बाद उस ट्रिक में क्या क्या चीजें हैं वो याद करना पड़ेगा। इसके बेटर रहेगा अगर आप अपना ट्रिक निकालोगे ना, तो हमेशा पीरियोडिक टेबल याद रहेगा आपको, हमेशा। ये ध्यान रखना, ट्रिक हमेशा अपना बनाना चाहिए, है ना, अपने अनुसार। है ना? आपको क्या पसंद है, मान लो किसी को सिंगिंग पसंद है, तो राइमिंग बनाएगा, प्रॉपर राइमिंग जो सेट करे। किसी को रैपिंग पसंद है ना, पोएम किसी को पसंद है, उस हिसाब से आप अपना जो है ट्रिक बना सकते हो, है ना? वो हमेशा याद रहेगा। दूसरे का ट्रिक बनाया हुआ ज्यादा दिन तक रहता नहीं है ना? ट्रिक याद करना पड़ता है। अच्छा, ओके, ठीक है। स्टेनलेस स्टील एलॉय होता है ना स्टील? हाँ हाँ, मिक्स होता है ना। एलॉय हम लोग पढ़ेंगे इसी में आगे, है ना? ठीक है, एलॉय। सर, हाँ बोलो। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आपने कहा कि 40 तक सफिशिएंट है याद करना, तो जो एफ ब्लॉक है उसके तो हंड्रेड्स में जा रहे हैं और नहीं, क्वेश्चन आते हैं वहां से। देखो, क्वेश्चन तो चांसेस रहता है कि आएगा, बट इतना भी नहीं रहता है कि कंफर्म ही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही आ जाए। सर, हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह जैसे पूछ लेते हैं हाँ, ना, ये तो, हाँ ये पूछेंगे, ये तो याद होना चाहिए। तो इसके लिए तो कभी अगर याद ना रहे तो एटॉमिक नंबर याद रहे तो निकाल सकते हैं ना, इसलिए। हाँ, लेकिन हम एक टेबल बनाए देंगे आप लोगों को, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, डी ब्लॉक का कॉमन क्या होता है, एफ ब्लॉक का क्या होता है, वो टेबल मैं दूंगा, ठीक है, उसका टेंशन ना लो, ठीक है? ऑक्सीडेशन स्टेट का आप टेंशन ना लो, मैं टेबल बना के दूंगा, है ना, एफ ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, सबका, है ना? ओके सर। ठीक है, यस, ठीक है, टेंशन ना लो। एलवाई भी अपन पढ़ेंगे तो वहां पे आ जाएगा डिटेल में, है ना? इसी में है एलवाई। ओके। और कुछ मेटल जो होते हैं नोबल मेटल की तरह बिहेव करते हैं। नोबल मेटल का मतलब ये हुआ लेस रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव, ठीक है? जैसे प्लेटिनम, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इस मेटल को, पार्टिकुलर मेटल को क्या बोलते हैं हम लोग? नोबल मेटल। नोबल मेटल मीन्स
लेस रिएक्टिव मेटल, काफी कम रिएक्टिव होते हैं ये लोग, इसलिए अपन इसे बोलते हैं नोबल मेटल्स। बस ध्यान रखना है ना, जनरल नॉलेज के लिए, अगर पूछ लिया तो आपको याद भी है ना, आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाओगे, है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रांजिशन मेटल। देखो, ट्रांजिशन मेटल किसे बोलेंगे, जिनकी डी ब्लॉक जिनका डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो। ठीक है, ध्यान रखना, ट्रांजिशन मेटल किसे बोलेंगे, जिनकी डी ब्लॉक जो है इनकम्प्लीट हो। ओके, जैसे मेटल विच हैज इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट और इन एनी कॉमन स्टेट, उसी को ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे। बट जिंक कैडमियम मरकरी का क्या होता है, फुल्ली फील्ड होता है, D10। क्या होता है हमारा, D10 होता है, इसलिए हम लोग जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट ए ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है, ध्यान रखना। जिंक कैडमियम मरकरी क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, D10 होता है ना, यहाँ पे फुल्ली फिल्ड होता है, यहाँ पे फुल्ली फिल्ड। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो। किसी उससे नोबल मेटल, हाँ, वैसे तो नोबल गैस भी रिएक्ट करते हैं, जिनोन रिएक्ट करता है ना, बहुत सारे रिएक्ट करते हैं। कोई पर्टिकुलर केस पे ही रिएक्ट करेगा, जनरली जनरली नहीं रिएक्ट करते हैं ना, कोई पर्टिकुलर कंडीशन पे ही रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है यीशु, क्लियर हो गया आपको यीशु, है ना। अब आप, अब हम लोग चलते हैं, देखो, जैसे जिंक कैडमियम मरकरी जो है ना हमारा, इसकी प्रॉपर्टी जो है अगर आप देखोगे किससे मैच करता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल से। और ये हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, ग्रुप 2। अगर आपको याद हो तो याद है, ग्रुप 2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 होता है ना, हाँ या ना, बोलो। और जिंक कैडमियम मरकरी का भी +2 ही होता है हमेशा, कोई चेंज नहीं होगा। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसकी, कौन सा ऐसा ट्रांजिशन मेटल है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है। तो आपको तो यहाँ पे याद है जिंक कैडमियम मरकरी का +2 होता है, बट एस्केंटियम का भी +3 फिक्स होता है। और हम लोग आगे देखेंगे, ध्यान रखना, ट्रांजिशन मेटल बोला है तो जिंक कैडमियम नहीं होता है, और इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, एस्केंटियम का हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना। ठीक है, वैसे हम आगे आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट अपन डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, ओके। डी ब्लॉक जो होते हैं ना, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, ड्यू टू हैविंग स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए डी ब्लॉक जो होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हार्डनेस होता है। बट जिंक कैडमियम मरकरी जो होते हैं, ये एक्सेप्शन टाइप के हैं, क्या होता है, वोलाटाइल मेटल बोलते हैं। वोलाटाइल मतलब लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक, वीक बोल सकते हो आप लोग, क्या वीक, है ना, वीक मेटालिक बॉन्डिंग बोल सकते हो। ठीक है, जिंक कैडमियम मरकरी क्या होता है, वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मतलब इजिली वेपापरेट हो जाएंगे, इजिली वेपर में इजिली कन्वर्ट हो सकते हैं ना। ठीक है, आप बताओ किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है। ओके, ठीक है, नो डाउट, आगे चले अपन, बोलो, किसी को डाउट है गाइस, बोलो आप लोग, एनीवन, सर एनी। रीजन बता दीजिए वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। हाँ, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग आगे देखेंगे हम लोग, है ना, स्ट्रॉन्ग आगे आएगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, क्यों होता है, ड्यू टू द हैविंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है ना, डी और एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसलिए हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। और हमारा मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड करता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे ही, आगे आएगा, जस्ट आएगा अभी, है ना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट, आपको पता है किसी को, एनीवन, स्क्रीनिंग या सील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, एनीवन, व्हाट इज स्क्रीनिंग एंड सील्डिंग इफेक्ट।
सर जो बोलो। लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उस पे जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी होता है और न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होता है, उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट करते हैं, लूजली बाउंड होता है न्यूक्लियस से। स्क्रीनिंग इफेक्ट में होता क्या है, देखो, जो अट्रैक्शन होना चाहिए न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में, आउटर में सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होना चाहिए प्रॉपर, वो अट्रैक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन है ना, वो शील्ड की तरह बिहेव करते हैं। शील्ड मतलब, शील्ड देखे हो आप लोग, तलवार, और ये शील्ड होता है ना, बचाने के लिए देखो, वही शील्ड का मतलब प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देख नहीं पाते हैं। जब बेचारा वो देख ही नहीं पाएगा तो अट्रैक्शन कहाँ से होगा? तो कम हो जाता है ना। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट इज वेयर द अट्रैक्टिव फोर्स बाय द न्यूक्लियस बिकम वीकर। जो अट्रैक्शन डेवलप होना चाहिए था न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, वैसा अट्रैक्शन नहीं हो पाता है ड्यू टू द शिल्डिंग ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, है ना। इनर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शिल्ड कर देते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, देन तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, क्योंकि रिपल्सन फोर्स जो है इनर ऑर्बिटल का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होता है ना, ज्यादा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे बना हुआ है, सभी लोग ध्यान सुनना क्या होता है यहाँ पे, देखो, है ना। ठीक है, ये हटाओ, यहाँ पे हमारा है न्यूक्लियस। ठीक है, सभी लोग ध्यान सुनना एवरीवन, यहाँ पे हमारा है प्लस मीन्स न्यूक्लियस है ना। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, तो हम लोग प्रोटॉन का बात करेंगे। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो कोई लेना देना है नहीं, है ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को 1 2 में ले लो, है ना। अब आप लोग ये बताना, ठीक है, मान सके, है ना। अगर सपोज करो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है हमारे और जो इनर वाले हैं, इन दोनों के बीच में रिपल्सन तो होगा ना, हाँ या ना? क्योंकि दोनों में क्या है? पॉजिटिव चार्जिंग है। दोनों में क्या है? सेम चार्ज है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो न्यूक्लियस है ना। दोनों में क्या है? रिपल्सन होगा, हाँ या ना? यहाँ पे भी रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपल्सन। ठीक है, रिपल्सन हो रहा है। अट्रैक्शन कहाँ हो सकता है? अट्रैक्शन ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। क्यों? न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, तो अट्रैक्शन यहाँ पे हो सकता है ना। तो अगर कोई सबसेल जो है हमारा प्रॉपर शिल्डिंग कर रहा है, प्रॉपर शिल्डिंग मीन्स, प्रॉपर शिल्डिंग का मतलब ये हुआ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है प्रॉपर अट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है न्यूक्लियस से, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग। तो स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग कौन करता है? एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ करता है। एस क्यों करता है? क्योंकि एस का जो शेप होता है ना, स्फीयर होता है ना, स्फेरिकल होता है ना शेप इसका, इसलिए एस सबसेल जो होते हैं प्रॉपर शिल्डिंग करते हैं। उसके बाद पी, उसके बाद डी एंड एफ। डी और एफ क्या होते हैं? पुअर शिल्डिंग करते हैं, ध्यान रखना। क्यों? ड्यू टू द डिफ्यूज साइज, यहाँ पे बहुत बड़ा साइज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर प्रेजेंट रहता है ना, ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा पुअर शिल्डिंग करता है, प्रॉपर शिल्डिंग नहीं कर पाता है ये। अगर प्रॉपर शिल्डिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अट्रैक्शन ज्यादा होगा, हाई, मीन्स आप बोल सकते हो हाई अट्रैक्शन। सभी लोग ध्यान सुनना, हाई अट्रैक्शन होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे हाई अट्रैक्शन हो रहा है तो साइज विल बी डिक्रीज, साइज डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या होता है? एस और पी में, एस पी में होता है प्रॉपर शिल्डिंग, प्रॉपर, प्रॉपर शिल्डिंग। अगर प्रॉपर शिल्डिंग हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? मोर रिपल्सन, हाई रिपल्सन, या बोल सकते, और आप बोल सकते हो क्या? वीक अट्रैक्शन। हाई रिपल्सन या वीक अट्रैक्शन, लिख लो यहाँ पे, वीक अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन कम है, रिपल्सन ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, अब बताओ किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है शिल्डिंग इफेक्ट में? बोलो। हम्म
ठीक है। ए ब्लॉक का जो स्ट्रक्चर है ना, वैसे हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, डी का तो है। एफ का जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना स्ट्रक्चर उसका, ऋषभ, है ना। ठीक है, वैसे होगा तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसका पिक से दिखाना पड़ेगा, फोटो से दिखाना पड़ेगा ए ब्लॉक का, ठीक है। काफी कॉम्प्लेक्स होता है स्ट्रक्चर उसका। ओके, ठीक है ऋषभ। अब बताओ, किसी को डाउट है यहाँ पे, यहाँ तक? एनीवन? नो डाउट? शिल्डिंग इफेक्ट में किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट नहीं है ना? बोलो। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि कितना अट्रैक्शन हो रहा है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ना न्यूक्लियस के अंदर, कितना अट्रैक्शन फेस कर रहा है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, है ना। कितना इलेक्ट्रॉन के द्वारा अट्रैक्शन फेस कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव, है ना। जेड इफेक्टिव क्या क्या होता है? जेड इफेक्टिव इज द नेट पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन इन एटम। कितना पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा न्यूक्लियस के अंदर, जो पॉजिटिव चार्ज है, कितना अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कितना अट्रैक्शन हो रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में या इलेक्ट्रॉन के बीच में, कितना अट्रैक्शन हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे ना, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। क्यों? जितना दूर जाओगे अट्रैक्टिव फोर्स तो वीक होगा ना हमारा। जितना दूर जाओगे आप, अट्रैक्टिव फोर्स वीक होता है ना। जितना पास में आओगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, तो जितना दूर जाओगे आप उतना वीक अट्रैक्शन होगा। तो जितना वीक अट्रैक्शन होगा इसका मतलब लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव क्या होता है हमारा, कम होता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि एज इलेक्ट्रॉन फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एक्सपीरियंस लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नथिंग बट अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखना, है ना। इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, उसी को अपन जेड इफेक्टिव बोलते हैं। आपको याद है, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो हमारा जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि सेल नंबर बढ़ता नहीं है वहां पे, सेल रुका है, सेल यहीं पे है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, समझ रहे हो आप? सेल यही है ना, आउटर मोस्ट सेल यही है, वैलेंस सेल। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं, देखो ये आउटर मोस्ट सेल है हमारा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहा है, और जो न्यूक्लियस है हमारा यहाँ पे भी प्रोटॉन बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। तो साइज हमारा क्या है, मान लो पहले साइज ये था तो ऐसे डिक्रीज हो जाता है ना, यहाँ पे था थोड़ा सा डिक्रीज। इसीलिए जब भी जेड इफेक्टिव बढ़ती है हमारी, तो साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलो, एनीवन? किसी को डाउट है? बोलो। किसी को डाउट है? एनीवन बताओ। नो डाउट, समझ गए ना। इसलिए लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो हमारा साइज डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और सेल नंबर्स कांस्टेंट होता है वहां पे। ठीक है, जेड इफेक्टिव जो है आपको, जेड इफेक्टिव अपन कैलकुलेट करते हैं जब स्क्रीनिंग कांस्टेंट दिया रहता है ना। वैसे आपको जेड इफेक्टिव का वैल्यू जो है मेंशन रहेगा। ठीक है, सब। जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जो आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। जेड इफेक्टिव का जो फॉर्मूला होता है, जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या था वहां पे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, है ना। तो ये सिग्मा की वैल्यू दी रहती है। ठीक है, क्लियर है? बोलो, एनीवन? किसी को डाउट है? सर। बोलो, है ना। तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला जो है नो। होता है, ये आपको दिया रहता है ना, वैल्यू दी रहती है। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव का टेंशन ना लो। वैसे फॉर्मूला जानना चाहते हो तो जेड माइनस एस लिख लो या जेड माइनस सिग्मा लिख लो। जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है, सिग्मा यहाँ पे क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है ना। ठीक है, या बोल सकते हो एस क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन
शिल्डिंग, शिल्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं उसको, है ना। ठीक है, जेड माइनस सिग्मा या जेड माइनस एस, जो भी आप बोलना चाहो वही होगा, है ना। ठीक है, फॉर्मूला अगर जेड स्टार होता है हमारा क्या, जेड माइनस सिग्मा। जेड हमारा होता है एटॉमिक नंबर 80, एटॉमिक नंबर होता है। सिग्मा हमारा होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, बोलो सिग्मा, है ना, सिग्मा। सिग्मा या एस बोल दो। एस हमारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर शिल्डिंग, कितना इलेक्ट्रॉन जो है शिल्डिंग कर रहा है ना। ठीक है, एस इज नथिंग बट ए नंबर ऑफ शिल्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितना शिल्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और एस का वैल्यू दिया रहता है, एस या सिग्मा का वैल्यू जो होती है दी रहती है, इसमें आप लोग टेंशन ना लो। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो किसी को डाउट है, एनीवन। समझ गया ना जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैसे तो पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है ना। ठीक है गाइस, एस की वैल्यू जो है आपको मेंशन रहेगी। ठीक है, ओके ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। वैसे जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला है जेड माइनस सिग्मा या जेड माइनस एस। ठीक है, यहाँ पे जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। एस होता है नंबर ऑफ शिल्डिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ शिल्डिंग, शिल्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम चलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग की तरफ। ठीक है, देखो मेटालिक बॉन्डिंग जो होता है ये एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होगा, किसके किसके बीच में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन में प्रेजेंट है उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, है ना। और मेटालिक बॉन्डिंग में किस टाइप का फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, और किस टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स होता है यहाँ पे, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स कब होता है, जब सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो, सेम। जैसे आयरन मेटल है तो आयरन मॉलिक्यूल ही होगा ना अंदर, आयरन आयरन मॉलिक्यूल के अंदर जो अट्रैक्शन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कोहेसिव फोर्स। आयरन है ये भी आयरन है, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कोहेसिव फोर्स। और जो अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, और मेटालिक बॉन्डिंग को हम लोग और भी बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि मेटल का अपना पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम लोग मेटालिक बॉन्डिंग जो होता है इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। कोहेसिव फोर्स भी बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आप बोल सकते हो इससे, है ना। यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फिक्स रहता है ना, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हमारे मूव करते रहते हैं। तो जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, डीलोकलाइजेशन मीन्स मूवमेंट जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मेटालिक बॉन्डिंग जो है डिपेंड करेगी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे। जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। तो जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मूवमेंट होगा ना, उसका डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, है ना, उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, देख लो, मेटालिक bonds are the force of attraction between the free valence electron and positively charged metal ion। ठीक है, ये बॉन्ड होता है किसके किसके बीच में, पॉजिटिव चार्ज जो मेटल के अंदर होता है ना फिक्स, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उनके बीच में, है ना। या मेटल के अंदर क्या होता है, कटायन जो होते हैं फिक्स होते हैं, पैक टुगेदर, है ना। कटायन जो है यहाँ यहाँ पे रहते हैं, फिक्स रहते हैं। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है शेयर करता है, वो मूव करता रहता है ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ यहाँ है और इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे हैं। समझ रहे हो आप, और जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है, यही होता है ना। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ है। ठीक है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड फॉर्मिंग फ्री, है ना। ठीक है,
यहाँ पे सी इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहते हैं फ्रीली। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ पे बताओ। ठीक है, कोहेसिव क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। अडहेसिव किसको बोलेंगे? डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, क्लियर है सबको? अनपेयर सर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग भी अच्छी होगी ना? हाँ, तभी तो फ्रीली मूव करेंगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मूव फ्रीली थ्रू इट। फ्रीली मूव कब करेगा? जब अनपेयर्ड हो। पेयर्ड होगा तो क्या धीरे धीरे मूव करेगा ना, ज्यादा मूव नहीं करना चाहेगा। तो अनपेयर देखा गया है कि जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जनरली उनकी मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है स्ट्रांग होती है ना। ठीक है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या है? इट इज द इट इज द अट्रैक्शन इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन द सेम स्पीसीज, सेम सब्सटेंस, सेम मॉलिक्यूल। ध्यान रखना है ना। ठीक है, क्लियर है? फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक्ट एज ए कोहेसिव फोर्स विच होल्ड द मेटल एटम टुगेदर एंड फॉर्म ए मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये सभी डिफिनीशन ही है, डिफरेंट डिफरेंट डिफिनीशन है किसका? मेटालिक बॉन्डिंग का ही, है ना। नेक्स्ट डिफिनीशन क्या है? बॉन्ड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ electrostatic force of attraction between the electron and the positive nuclei of metal is called metallic bonding। ये मैंने आप लोग को बता भी दिया क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। क्यों? क्योंकि मेटल के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी है, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन हो गया ना। और जब भी नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? बोलो गाइस, एनीवन? नो। है ना, ठीक है। और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मीन्स जितना ज्यादा ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा, उतना ही अच्छा मलेबिलिटी होगी और उसकी डक्टिलिटी भी होगी, है ना। ध्यान रखना, नोट में ये इंपॉर्टेंट है। एज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। ये ध्यान रखना है ना सभी लोग। जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा ना उतना ही हमारी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी, ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये ध्यान रखना, मेटालिक बॉन्डिंग जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जब अपन पढ़ेंगे वहां पे आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है साइज वेरिएशन, है ना। वैसे तो लेफ्ट टू राइट जाओगे आप तो साइज क्या होता है हमारा? लेफ्ट टू राइट जाने से साइज क्या होती है हमारी? प्लीज। डिक्रीज होती है जनरली, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है जनरली, बट यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। यहाँ तक तो डिक्रीज करता है आयरन तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है। यहाँ पे जेड इफेक्टिव डोमिनेट करेगा ओवर ओवर सिग्मा। सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट, याद रखना, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, बट जब आप चेक करोगे आयरन से लेके निकेल तक साइज जो होती है सेम हो जाती है। यहाँ पे जेड इफेक्टिव जो है डोमिनेट नहीं करता है फिर। ठीक है, ध्यान रखना, उतना ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाता है जेड इफेक्टिव, है ना। ठीक है, क्लियर है? जेड इफेक्टिव जो है ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाता है सिग्मा से, आयरन से लेके निकल के बीच में। बट जैसे ही आप आयरन से आगे बढ़ते हो कॉपर जिंक की तरफ, तो यहाँ पे सिग्मा जो है डोमिनेट करता है। यहाँ पे सिग्मा डोमिनेंट ओवर जेड इफेक्टिव। ठीक है, एक चीज यहाँ पे आप लोग लिख लेना कि अगर अगर आपका सिग्मा ज्यादा है, सिग्मा हाई है,
इसका मतलब क्या है, रिपल्सन ज्यादा होगा। ठीक है, रिपल्सन क्या होगा हमारा, हाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। और रिपल्सन ज्यादा होने से क्या हो जाता है, साइज बढ़ जाती है हमारी। और इधर लिख लो, अगर आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होने से अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा साइज डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखना, सिग्मा ज्यादा मीन्स रिपल्सन ज्यादा, साइज ज्यादा। जेड इफेक्टिव ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, साइज डिक्रीज। ओके, क्लियर है सबको, बोलो। किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, सर ये वेरिएशन यस क्यों सर, होता है कहीं पे ये। स्टार्ट हो जाती है ना। हाँ हाँ, ड्यू टू, तो ये बहुत सारी चीजें होती है, पुअर सील्डिंग के चलते भी होता है ना। ठीक है, ओके। सर 4D और 5D और 60 सीरीज में भी यही ट्रेंड होता है सर, पहले डिक्रीज होती है साइज, फिर सिमिलर, फिर इंक्रीज। हाँ, आ रहा है वहीं पे, है ना। ओके सर। ये सभी चीजें होती है पुअर सील्डिंग की वजह से, है ना। ठीक है, अब जैसे आप लोग ये सोच रहे हो कि डाउन द ग्रुप आते हैं क्या, साइज बढ़ता है ना हमेशा, जनरली। बट 3D से 4D तो सही है, लेकिन 4D से 5D के बीच में जो है हमारा साइज बराबर हो जाता है, ड्यू टू द लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ड्यू टू द लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन यहाँ पे हो जाती है, ध्यान रखना, है ना। और लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है, बोलो। पुअर सील्डिंग ऑफ, ध्यान रखना, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है, पुअर सील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। 4f इलेक्ट्रॉन का पुअर सील्डिंग की वजह से हमारा साइज क्या हो जाता है, बराबर। यहाँ पे साइज बढ़ना चाहिए, बट 5D का साइज घट जाता है, इसीलिए 4D के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको। तो इसमें जेडन के साइज और सी के साइज, ऋषभ यहाँ पे क्योंकि जेड इफेक्टिव जो है हमारा कमजोर हो गया यहाँ पे। यहाँ पे जो है सिग्मा जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, सिग्मा डोमिनेट करता है यहाँ पे, इसलिए जिंक का साइज ज्यादा ज्यादा हो जाता है अगर आप कंपेयर करोगे कॉपर से तो। सिग्मा डोमिनेट करता है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है स्ट्रांग होता है यहाँ पे। ठीक है ना। ओके, आगे चले अपन, बोलो। है ना, ऐसा देखा गया है कि सिग्मा जो है डोमिनेट करता है यहाँ पे, है ना। इसलिए साइज जो है एक्सपेरिमेंटली चेक करा गया है ना, कि जिंक का साइज ज्यादा होता है, कॉपर का उससे कम होता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तब हम लोगों ने सोचा कि अच्छा यहाँ पे जो है सिग्मा जो है डोमिनेट कर रहा होगा, इसीलिए। ठीक है, और जेड इफेक्टिव यहाँ पे डोमिनेट नहीं करता है। वैसे तो जेड इफेक्टिव बढ़ना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं बढ़ पा रहा है। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं। जेड इफेक्टिव की वैल्यू जो कैलकुलेट की गई कम आता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का ज्यादा आ गया था। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अनपेयर्ड से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, है ना। यस, यहाँ पे अनपेयर्ड से नहीं लेना देना, है ना। ठीक है, साइज से अनपेयर्ड से क्या लेना देना, है ना। वो तो बॉन्डिंग में चेक करेंगे, मेटालिक बॉन्डिंग जब देखेंगे अपन वहां पे आएगा अनपेयर्ड का रोल, है ना, यहाँ पे नहीं। ठीक है, यस। ठीक है, अनपेयर्ड का रोल यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जेड इफेक्टिव से अनपेयर्ड से लेना देना नहीं है, है ना। अनपेयर्ड का रोल आएगा मेटालिक बॉन्डिंग में, यहाँ पे नहीं। जब अपन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे ना, तब वहां पे आएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वहां पे भी एक्सेप्शन है ना। अनपेयर्ड ज्यादा होने के बावजूद भी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, तो हम लोग पढ़ेंगे उसको, है ना। ठीक है, क्लियर है गाइस, आगे चले अपन। ठीक है, बट एक चीज और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सब 3D जो है, एक को छोड़ के फर्स्ट स्कैंटियम वाली जो है,
स्कैंटियम से नीचे जो आते हो आप, उसको छोड़ के बाकी सब में लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, सबको दिख रहा है ये 3D 4D 5D वाला, है ना। स्कैंटियम वाला में जो है, स्कैंटियम के नीचे आओगे, स्कैंटियम, विट्रियम, इनमें नहीं लगेगा लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन will not take place। यहाँ पे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन नहीं होता है ड्यू टू द वैकेंट 4f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 0 होता है। यहाँ पे 4f इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है ना, वैकेंट 4f ऑर्बिटल। यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 0 होता है, 4f 0 होता है ना यहाँ पे। ठीक है, तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन कब लगेगा, जब 4f इलेक्ट्रॉन होगा तभी, नहीं तो नहीं, है ना। हाँ बोलो। और ये जो स्कैंडियम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज हाँ में, इनमें भी हाँ, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता है। हाँ इनमें लगेगा, इनमें लगेगा। सर स्कैन लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन तो एफ ब्लॉक में ही होता है ना सिर्फ। एफ, नहीं नहीं, यहाँ से लगेगा ना 4f, ऊपर नहीं, यहाँ यहाँ लगेगा ना, यहाँ पे ये लगेगा ना। यस सर। तो यहाँ पे भी जो एलिमेंट जो होगा यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे होंगे तो यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी होंगे तो यहाँ पे लगेगा। समझ रहे हो आप, 3D में थोड़ी लग रहा है। ठीक, समझ गए आप, 3D में नहीं लग रहा, 4f इलेक्ट्रॉन जहाँ होंगे वहीं लगेगा। ठीक है, यस सर। जो साइज हमारी बराबर हुई है, देखो मैंने 3D को थोड़ी बोला है, मैंने किसको बोला, 4D 5D में लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, जो साइज बराबर हो गया है ड्यू टू द लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन से, है ना। ओके, यस सर। तो बट अगर टाइटेनियम में जाओगे तो टाइटेनियम से लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन लगेगा, तो साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले स्कैंटियम का साइज का ऑर्डर ये होता है। ठीक है, यहाँ पे बराबर नहीं होता, प्रॉपर जो है डाउन द ग्रुप साइज बढ़नी चाहिए तो बढ़ रहा है, ये याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। बट अगर जब आप टाइटेनियम में आ जाओगे तो टाइटेनियम का ऑर्डर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे साइज बराबर हो जाएगा 4D 5D वाले, है ना। ठीक है, टाइटेनियम के बाद वाले सभी बराबर हो जाएंगे, है ना। जैसे टाइटेनियम के बाद आपके पास है वेलेडियम, वेनेडियम का भी हो जाएगा, है ना। ठीक है, इनका भी साइज बराबर हो जाएगा दो लोग का। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, तो इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये वाला, ये इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार। रीजन क्या है, 4f इलेक्ट्रॉन जो होता है नहीं होता है यहाँ पे, 4f एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है यहाँ पे, तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन नहीं लग पाता है ना। ठीक है गाइस, किसी को डाउट है, एनीवन, बोलो। आगे चले अपन, बोलो, किसी को डाउट है, एनीवन, नो डाउट, ओके ठीक है। सर हाँ बोलो, डाउट है, ओके। अब हम चलते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे, है ना, ध्यान रखना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ट्रांजिशन मेटल का ज्यादा होता है। क्यों, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है डी में ज्यादा होते हैं और इसमें, इस चलते हैं। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है। और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगा उतना ही हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, याद रखना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल हैव हाइयर इन कंपेरिजन टू मेन ग्रुप, है ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2 से इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, ओके। क्लियर है सबको, किसी को डाउट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं डी में, है ना। बोलो, किसी को डाउट है, एनीवन।
आगे चले अपन। यस। जो भी एस पी के होंगे ना उनसे इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, ध्यान रखना। ओके, अब देखो हम लोग ऑर्डर जो देखेंगे ना 3D वाले देखेंगे। ओके, ऑर्डर जो हम लोग देखेंगे 3D का, और ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो ऑर्डर है हमारा इसे आपको याद करना पड़ेगा, है ना। ये रैंडम ऑर्डर है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये ऑर्डर जो मैं बनाया हूँ वैल्यू पे, है ना, ये ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा आपको सभी को, ठीक है, 3D सीरीज सर का। ये मेल्टिंग पॉइंट का है। हाँ ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, वैल्यू के बेसिस पे ऑर्डर है ना, ठीक है। और वैसे आप लोग ध्यान रखना, मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है हमारी, मेटालिक स्ट्रेंथ जो है किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। और इसका हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में ग्राफ से, ठीक है। इसका ग्राफ होगा एनसीईआरटी में, है ना, ऐसे ग्राफ होगा एक, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों आयरन का कम हो जाता है, इसका ज्यादा हो जाता है ना, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये ऑर्डर क्यों आ रहा है ऐसा, इसके पीछे लॉजिक है, रीजन है। तो रीजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, है ना। बोलो, ठीक है। एनसीईआरटी में ग्राफ है ना, सबको दिख रहा है, ग्राफ होगा, देखना आप लोग ऐसे ग्राफ कुछ होगा, है ना, यस सर। यस सर। है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे 3D ग्राफ, थ्री डी सीरीज का, ओके। ठीक है गाइस, तो किसी को डाउट है यहाँ तक, एनीवन, बोलो। सर इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग स्टार्ट होगी तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में तो जल्दी से बॉन्ड टूट सकता है। यहाँ यहाँ पे दूसरे से बॉन्ड थोड़ी बना रहे हो आप अपने में ही अपने से बॉन्डिंग हो रही है ना ये। अब आयरन है, आयरन अंदर का बात कर रहा है, अब आयरन दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसका बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। आयरन के अंदर कैसा है, आयरन के अंदर वाले जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं कैसे हैं, किस किस टाइप का अट्रैक्शन हो रहा है वहां पे, वो बात हो रहा है। यहाँ पे रिएक्शन थोड़ी हो रही है, ओके ठीक सर। है ना, ठीक है। Okay guys, so let's meet in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning and keep smiling. Bye guys, take care.